टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये क्वेश्चन तुमको शॉर्ट नोट में आएगा। तो फायर इंश्योरेंस क्या है? एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल फायर का जो कवर मिलता है। तो फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहां पे इंश्योर्ड क्या पे करता है? प्रीमियम टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, गुड्स, एसेट्स अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फायर। ठीक है, तो लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज जो है। 10 टाइप्स है। इसके बाद इसको मैं लर्न कराने के लिए एक स्टोरी बनाया हूं, उसके तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। नंबर 1, वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी ऐसा पॉलिसी है जिसमें वैल्यू निकालना बहुत कठिन है। रेयर कलेक्शन, पुराने पेंटिंग्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या सर्टेन ऑब्जेक्ट जिसका वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। तो सपोजिटली पुराना पेंटिंग है, तो इंश्योरर और इंश्योर्ड साथ में बैठ के उसका वैल्यू तय करते हैं, तो उसको वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं। कि उसका मार्केट वैल्यू तो निकालना बहुत मुश्किल है, तुम एक अंदाजन वैल्यू उसका निकालते हो बेस्ड ऑन इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एग्री करते हैं, उसको वैल्यूड पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा, फ्लोटिंग पॉलिसी। अभी फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है कि ये एक ऐसा पॉलिसी है जहां पे गुड्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। सपोजिटली एक दुकान है, उसके 4 गोडाउन्स है, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट एरिया। सो 4 अलग अलग जगह पे इंश्योरेंस निकालने के बजाय गोडाउन का, वो एक सिंगल फ्लोटिंग पॉलिसी निकालता है जिसमें चारों का मिलाकर एक प्रीमियम आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉलिसी। ये तभी लागू होगा कि एक अलग अलग जगह का तुम्हारा गोडाउन या दुकान है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पॉलिसी। ठीक है, एक ही जगह पे रहेगा तो सिंगल पॉलिसी निकलता है, लेकिन यदि 3-4 अलग अलग जगह पे गुड्स है, और यदि सपोजिटली एक नॉर्थ साइड 30%, 100 किलो है, नॉर्थ में 30% है, साउथ में 20% है, वेस्ट में 25 है, ईस्ट में 25 है। यदि नॉर्थ में आग लगता है तो जो वैल्यूएशन का 30% कौन देगा? ठीक है ना, इंश्योरर भरपाई करके देगा 30%। एवरेज पॉलिसी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें जो इंश्योर्ड है, हो सकता है उसके पास प्रीमियम के पैसे नहीं, उसके पास एक मशीनरी है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। ठीक है ना, 2 लाख रुपए की एक मशीनरी है। उस 2 लाख की मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है 20,000, लेकिन इंश्योर्ड बोलता है मेरे पास भरने के लिए 10,000 है। तो इंश्योर बोलता है ठीक है, तुम 50% ऑफ द मशीनरी का इंश्योरेंस कराओ। सो इसको अंडर इंश्योरेंस बोलते हैं। वो 2 लाख की मशीनरी है बट लाख रुपए के हिसाब से 10,000 का प्रीमियम भरता है। अब क्या होता है, मशीनरी को डैमेज होता है, आग लगता है 50,000 का। सिंस उसने अंडर इंश्योरेंस कराया था 50% का, इंश्योरर उसको 50,000 का आधा देगा, 25,000, क्योंकि उसने प्रीमियम आधा भरा था ना। तो इसको एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। ये ऐसा होता है कि जब इंश्योर्ड के पास पूरे प्रीमियम पैसे भरने के पैसे नहीं रहते, वो आधा ही भर पाता है या कम भर पाता है। तो जितना मार्केट वैल्यूएशन का परसेंटेज प्रीमियम वो भरता है, जब आग लगेगी जितना लॉस निकलेगा उसका परसेंटेज वैल्यूएशन ही इंश्योरर देगा, पूरा नहीं देगा। तो इसको एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू पॉलिसी बहुत क्लियर है कि भाई इंश्योरर और इंश्योर्ड का वैल्यूएशन बहुत क्लियर है कि भाई 2 लाख रुपया मार्केट प्राइस है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक वैल्यू पॉलिसी। अच्छा, एक्सेस पॉलिसी क्या है? अभी तुम्हारे पास ऐसा सोचो, एक स्टॉक है, एक लग्जरियस जूतों की दुकान है। तुम एडिडास का ले लो या नाइकी एयर ले लो। तुम्हारे पास एनी टाइम नाइकी एयर के 10 जूते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर फ्लक्चुएट होता है। तो ये जो पॉलिसी है एक्सेस पॉलिसी, तो इंश्योरर को तुम बोलोगे देखो 10 जूतों, नाइकी एयर सस्ते नहीं आते भाई, बहुत महंगे आते हैं। लेट अस एज्यूम 10,000 का एक पैर है, तो देखो ये 10 पैर तो रहेगा 1 लाख, उसका प्रीमियम 2,000 रुपये। लेकिन इसके ऊपर कम ज्यादा होते रहता है, कभी 4, कभी 3, कभी 2, कभी 5, तो उसका 1,000 रुपये प्रीमियम जो फ्लक्चुएट होता है। तो जो ये जो पॉलिसी है एक्सेस पॉलिसी, एक बेसिक स्टॉक लेवल तुम्हारे पास एट ऑल टाइम्स 10 पैर होगा,
तो 10 पैर का एक प्रीमियम निकाला जाएगा, ऊपर का 10 पैर के ऊपर का फ्लक्चुएटिंग का दूसरा प्रीमियम निकाला जाएगा जो कि कम होगा। दोनों प्रीमियम को जोड़ के तुम्हारा एक्सेस पॉलिसी बनता है। क्योंकि 10 अच्छा जो 10 पैर है उसका प्रीमियम कम होगा क्योंकि वो सर्टेन है, जो फ्लक्चुएटिंग है वो अनसर्टेन है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी रहा तो प्रीमियम बढ़ता है। तो इस ऐसे टाइप के पॉलिसी जिसमें तुम बेसिक स्टॉक का तो निकाल रहे हो लेकिन कभी कम ज्यादा हो जाए उसका भी निकाल रहे हो, तो उसमें प्रीमियम के दो भाग होंगे, जो मिनिमम स्टॉक रहता है उसका एक प्रीमियम और जो बदलता है स्टॉक उसका प्रीमियम, दोनों मिलकर तुम्हारा एक्सेस पॉलिसी बनेगा, ब्लैंकेट पॉलिसी। एक कंपनी में फिक्स्ड एसेट होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना, फर्नीचर, और कुछ स्टॉक होता है गुड्स का, उसको करंट एसेट्स बोलेंगे। जैसे कि एक फैक्ट्री है जिसका कपड़ों का बिजनेस है, उनके पास मशीन होंगे और कपड़े होंगे, कपड़े बदलने मतलब चेंज होते रहते हैं ना शर्ट्स बनाने के लिए, तो उसको करंट एसेट बोलेंगे, स्टॉक ऑफ जो क्लोथिंग या जो भी कपड़े हैं उनके पास। तो फिक्स एसेट का और करंट एसेट दोनों का तुम प्रीमियम एक साथ निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैंकेट पॉलिसी। फिक्स एसेट और करंट एसेट मिलाकर, सो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर प्लस करंट एसेट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लैंकेट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होटल है, उसका दिन का धंधा है 30,000 रुपया, वो कमाएगा कितना दिन का? 50%, कितना कमाएगा? 15,000। 30 दिन का कितना होएगा? 4.5 लाख रुपया। 2 महीने का कितना होगा? 9 लाख रुपया। एक महीने में होटल वाला कमाता है 4.5 लाख, मतलब हर महीने 4.5 लाख कमाता है। अब उसके होटल में आग लग गई, 2 महीना उसका होटल बंद था, तो उसने कितना घाटा खाया? 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख कितना हुआ? 9 लाख। बिकॉज बंद था, धंधा नहीं हुआ, तो 9 लाख का घाटा। तो तुम इंश्योर को बोल सकते हो यदि आपके कारण जितने महीने हमारा होटल बंद रहेगा उस समय हम जो कमा सकते थे बट बंद है या बंद रहेगा, तो जो हमारा कमाई मिस होगा उसका भी हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। वो लॉस 4.5 लाख हमारा कमाई है लेकिन होटल बंद है तो घाटा हो जाता है ना, तो तुम 4.5 प्लस 4.5 9 लाख रुपए, उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि तुम वो प्रॉफिट जो नहीं कमा रहे हो बिकॉज धंधा बंद है आपकी वजह से, उसका भी कवर ले सकते हो। उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंट एज अ रिजल्ट ऑफ फायर तुम्हारा बिजनेस बंद था, तो जितना टाइम बंद था उसका जो भी तुम्हारा प्रॉफिट नहीं हुआ वो तुमको इंश्योरेंस दे देगा, बट उसका प्रीमियम अच्छा खासा रहेगा। नेक्स्ट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। नाउ तुमने सपोजिटली हम बेंचेस का इंश्योरेंस कराते हैं, बेंचेस कितने के? 50,000 रुपए। यदि आग लगती है तो इंश्योरेंस नॉर्मली पैसा देता है, 50,000 का चेक देता है, बट रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में क्या होता है? इंश्योरेंस चेक नहीं देगा, बेंचेस को रिप्लेस करके दे देगा। नॉर्मली इंश्योरेंस में हमेशा इंश्योरेंस पेमेंट करता है कि भाई तुम्हारा 50,000 का घाटा हुआ या 50,000 का चेक लो। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी खास है जहां पे तुम्हारा जो मशीनरी खराब हुआ वो रिप्लेस करके देगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। आजकल कमर्शियल बिल्डिंग्स में सब जगह स्प्रिंकलर्स आते हैं, यदि तुमने देखा होगा तो हर जगह पे पाइप्स लगे हुए रहते हैं, और एक सफेद रंग का जो है वो जो ट्रैक करता है, क्या बोलते हैं उसको? एक सर्किट कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्मोक डिटेक्टर बोलना चाहिए। तो यदि धुआं या आग उसने डिटेक्ट किया तो पानी वो रिलीज करता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि कहीं बाहर से धुआं आ रहा है और वहां पे चला गया तो हो सकता है वो पानी डायरेक्टली शुरू कर दे। तो स्प्रिंकलर एक प्रकार से कंपलसरी भी है और आजकल की कमर्शियल बिल्डिंग्स में रहता भी है। तो और वो नॉर्मली दीवार के सेंट्रल जगह पे रहता है और डिटेक्टर रहता है, और जब भी म्युनिसिपालिटी वाले चेक करने आते हैं ये सब चीज बहुत बाकायदा चेक करते हैं। तो जो नवे बिल्डिंग जिन्होंने आलसपना किया वो लोग डरते हैं, म्युनिसिपालिटी वाले आ रहे सब बराबर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि डिटेक्टर नहीं था तो फाइन बैठेगा, फायर वाले आके सब चेक करते हैं। बट एक प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमने कुछ जैसे पका रहे हो या कुछ कर रहे हो, धुआं निकला तो वो डिटेक्ट किया, वो पानी रिलीज करता है। तो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में क्या होता है कि यदि ऑटोमेटिक ये सिस्टम्स होते हैं कि किसी स्प्रिंकलर ने ऑटोमेटिक पानी शुरू कर दिया और तुम्हारा फर्नीचर या कारपेट कुछ खराब हो गया,
तो उसका तुमको भरपाई मिलती है, ठीक है ना। ये हो सकता है, लेकिन ये तभी तुम निकाल सकते हो जब तुम्हारे फर्श या जो फर्नीचर है वो बहुत लग्जूरियस है और नुकसान हो सकता है, तो तुम स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी निकाल सकते हो। हर नए कमर्शियल एरिया में स्प्रिंकलर सिस्टम रहता ही है यार। और लास्ट का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। नाउ सपोजिटली राइड चल रहा है और तुम्हारे गाड़ी पे किसी ने पत्थर मार के कांच तोड़ा, तुम जाते हो शोरूम में और बोलते हो कि रायट में कांच टूटा, वो लोग 1 रुपया भरपाई नहीं करेंगे। रायट में भरपाई नहीं होता इंश्योरेंस का। सो और यदि फ्लड, तुम्हारी गाड़ी फ्लड में फंस गई और तुमने इंजन चालू करने की कोशिश की, नहीं मिलता है पैसा। तुमको इंजन चालू भी नहीं करना है, पता चल जाता है लॉक हो गया इंजन। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कुछ जगह पे अर्थक्वेक, तुमने ओ माय गॉड पिक्चर देखी होगी जिसमें वो एक्ट ऑफ गॉड का वो मांगता है और इंश्योरेंस मना कर देता है। बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होगा, लेकिन वो लोग फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, राइट, ये सब का भरपाई करेंगे। बहुत रेयर होता है, लेकिन उसके लिए तुमको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकालना पड़े। समझा सबको? तो इस प्रकार से ये 10 पॉलिसी थे। इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, उसका नाम है मोनालिसा इंश्योरेंस। नाउ लियोनार्डो डी विंची करके एक बहुत फेमस आई थिंक पेंटर थे, उन्होंने ये जो ड्रॉ किया है, मैं जहां तक मेरा नॉलेज है इतनी में ये उनकी जो बनाई हुई तस्वीर मौजूद है, और इसका कीमत अब्जों में होगा एट दिस पॉइंट जहां तक मुझे लगता है। सो जो सपोजिटली जहां पे म्यूजियम, जहां पे वो तस्वीर रखी हुई है, वो लोग सोचते हैं हम मोनालिसा के फायर इंश्योरेंस निकालते हैं, बट उसकी वैल्यू कैसे निकालें? सो जो म्यूजियम वाले हैं जहां पे मोनालिसा की तस्वीर रखी गई है, तो वो लोग बोलते हैं इसका वैल्यू पता नहीं कैसे निकालें। लेकिन एक जो म्यूजियम वाले इंश्योरर के पास जाते हैं, बोलते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालें, और गिर गई और नीचे पानी रहेगा तो फ्लोट करते रहेगी तस्वीर, ठीक है ना। तो इंश्योरर बोलता है मोनालिसा की वैल्यू एवरेज नहीं है, मोनालिसा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो ऐसा सोचो, जो म्यूजियम है जहां पे मोनालिसा की तस्वीर है, ठीक है, वो उसका वैल्यू निकालना मुश्किल है, पर गिर गई और नीचे पानी है तो फ्लोट करते रहेगी तस्वीर। तो ये लोग किसके पास जाते हैं? म्यूजियम के पास जाते हैं। म्यूजियम बोलते हैं कि मोनालिसा की वैल्यू एवरेज नहीं होगी, इसका उस पॉलिसी, उसका स्पेसिफिक वैल्यू कम से कम 100 करोड़ रुपया होगा, इजीली 100 करोड़। सो पहला पॉइंट क्या है? मोनालिसा का इंश्योरेंस करने के लिए ये लोग कहाँ जाते हैं? इंश्योरर के पास। बोलते हैं इसका वैल्यू निकालना कठिन है, बट गिर गई और पानी रहा तो फ्लोट करती रहेगी तस्वीर और डैमेज भी होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि मोनालिसा कोई एवरेज तस्वीर नहीं है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू कम से कम 100 करोड़ होगी और प्रीमियम 4 करोड़ लगेगा। तो म्यूजियम वाले बोलते हैं आप बहुत एक्सेस प्रीमियम बोल रहे हो, आप प्रीमियम बहुत एक्सेस बोल रहे हो, 4 करोड़ रुपया प्रीमियम 100 करोड़ के लिए बहुत एक्सेस बोल रहे हो। इंश्योरेंस ने कहा ब्लैंकेट फट गई तो रिप्लेस हो सकती है, बट मोनालिसा की तस्वीर कैसे रिप्लेस हो सकती है? पर मोनालिसा की लॉस होगा तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट पेंटिंग खत्म हो जाएगी, बेस्ट और फेमस पेंटिंग खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 क्या था? जहां पे म्यूजियम है वहां पे मोनालिसा की तस्वीर है, वो लोग इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, वो लोग इंश्योर्ड है, वो लोग किसके पास जाते हैं? इंश्योरर के पास। बोलते हैं इसका वैल्यू निकालना मुश्किल है, और गिर गई और नीचे पानी है तो फ्लोट करेगी तस्वीर। तो इंश्योरर बोलता है ये एवरेज तस्वीर नहीं है, इसका स्पेसिफिक वैल्यू हमारे हिसाब से 100 करोड़ है, प्रीमियम 4 करोड़ होगा। तो इंश्योर म्यूजियम वाले बोलते हैं आप बहुत एक्सेस प्रीमियम बोल रहे हैं। तो इंश्योर क्या बोलता है ये कोई ब्लैंकेट नहीं कि फट गई तो हम रिप्लेस कर दें, ये कॉन्सिक्वेंस ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है, आज के तारीख में दुनिया की सबसे दी मोस्ट फेमस पेंटिंग मोनालिसा ही मानी जाती है, ठीक है। मैंने प्रीमियम, और फिर ये लोग बोलते ना, ये लोग बोलते हैं म्यूजियम वाले ठीक है, ये लोग प्रीमियम भरते हैं तो उसका पॉलिसी स्टेटमेंट मिलता है किससे? इंश्योरर से। और फिर इंश्योरेंस ने, लेकिन इतना 100 करोड़ की महंगी इंश्योरेंस करने से पहले जो इंश्योरर है वो जाता है म्यूजियम में, चेक करते हैं ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम है कि नहीं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो म्यूजियम चेक करते, कोई केमिकल तो नहीं है जिससे नुकसान हो, उसके बाद पॉलिसी देते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 क्या बोलोगे? इन म्यूजियम वाले
वैल्यू समझ नहीं रहे तो वो लोग जाते हैं इंश्योरेंस के पास, बोलते हैं हमको मोनालिसा की तस्वीर का इंश्योरेंस निकालना है, पर वैल्यू पता नहीं, गिर गई पानी में तो फ्लोट करेगी, तो इंश्योर बोलता है ये कोई एवरेज तस्वीर नहीं है, इसका स्पेसिफिक वैल्यू हमारे सबसे 100 करोड़ और प्रीमियम 4 करोड़ होगा। तो ये क्या बोलते हैं, बहुत एक्सेस बोल रहे हो आप, तो इंश्योर बोलते हैं कोई ब्लैंकेट नहीं है कि फट गई तो हम रिप्लेस कर दे, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी और सबसे फेमस पेंटिंग है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये ब्लैंकेट नहीं है, और यदि कुछ हो गया तस्वीर को तो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि दुनिया के सबसे बेहतर पेंटिंग खत्म हो जाएगी। तो म्यूजियम वाले बोलते हैं ठीक है हम 4 करोड़ भरते हैं। वो लोग जैसे ही भरते हैं तो इंश्योरर क्या देता है, पॉलिसी स्टेटमेंट देता है। लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट देने से पहले वो म्यूजियम जाते हैं इंश्योरर, पूरा स्प्रिंकलर सिस्टम चेक करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करते हैं म्यूजियम को, उसके बाद उसको पॉलिसी देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे 10 पॉइंट खत्म हो जाते हैं।